अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। आई एम अ पीडियाट्रिक सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ सर्कमसिजन, खतने करने के मुख्तलिफ तरीके। एक तो रिवायती तरीका अरसे दराज से चला आ रहा है जिसे कहते हैं ओपन सर्कमसिजन। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा जिल्द होती है उसको काट के चारों तरफ टांके लगा देते हैं। दूसरा तरीका जो पूरी दुनिया में आम होता जा रहा है वो है डिवाइस सर्कमसिजन। इसमें हम डिवाइस की मदद से एक्स्ट्रा स्किन काट देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें टांके नहीं लगाने पड़ते। तो मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस पूरी दुनिया में यूज़ हो रही हैं, जैसे गोमको क्लैंप, मोजन क्लैंप और प्लास्टिबेल। ज़्यादातर पाकिस्तान में हम प्लास्टिबेल यूज़ कर रहे हैं। ये इस तरह प्लास्टिक की एक रिंग है, मैं आपको ये पैकेट खोल के भी दिखाता हूँ। इस तरह की प्लास्टिक की रिंग होती है और ये 7 धागा होता है। तो ये प्लास्टिक की रिंग हम डाल के उसके इर्द गिर्द एक धागा बांध देते हैं। तकरीबन 5 से 7 दिन बाद ये रिंग खुद ही उतर जाए। तो पाकिस्तान में और इवन वर्ल्ड वाइड ये तरीका अब ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। लेटेस्ट तरीकों में सबसे ज़्यादा कामयाब यही तरीका है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि प्लास्टिबल सर्कमसिजन के क्या फ़ायदे हैं। प्लास्टिबल सर्कमसिजन यानी रिंग से खतने एक जदीद तरीका है खतने करने का। इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहता है, बच्चा रोता नहीं है, खून नहीं निकलता। ये बहुत एक शॉर्ट प्रोसीजर है, 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई टांके नहीं लगाने पड़ते, कोई पट्टी नहीं होती जिसका बाद में ख्याल रखना पड़े। जब पट्टी नहीं होती तो इसमें पैम्पर पहनाने की कोई ममानियत नहीं होती। माँ आराम से बच्चे को पैम्पर पहनाया रख सकती है, सफाई भी आराम से कर सकती है। आप सबको मालूम है कि खतने करना एक सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के पैदा होने के 7वें दिन अकीका करने और खतने करने का हुक्म दिया है। मैंने कुछ अर्सा इंग्लैंड में बतौर पीडियाट्रिक सर्जन काम किया है। आप यकीन माने कि वहाँ ओपीडी में आधे से ज़्यादा रश खतने ना करने की वजह से जो एक्स्ट्रा जिल्द रह जाती है उसकी वजह से पेश आने वाले मसाइल की वजह से होता था। अक्सर वो जिल्द जुड़ जाती थी और बार बार बच्चों की यूरिन इन्फेक्शन होती थी, तो उनको बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता था। एंड में उनको खतने ही एडवाइज होते थे। पाकिस्तान में अक्सर लोग नाइयों से खतने करवाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें नाई गलत खतने कर देते हैं। आपको 1-2 एग्जांपल्स देता चलूँ। एक दफ़ा हमारे पास बच्चा आया जिसको खतने के दौरान उज़्व ख़ास को भी काट दिया गया, और एक और दफ़ा हमारे पास बच्चा आया जिसकी पट्टी बहुत लेट उतारी गई और अंदर जख्म में कीड़े पड़ चुके थे। और ऐसे तो हम बेतहाशा डेली के बेसिस पे केसेस देखते हैं जिसमें जिल्द कभी कम कट गई होती है और कभी ज़्यादा कट गई होती है। तो इस वजह से पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चे के लिए मसाइल बन सकते। दूसरा, हमने देखा है कि पाकिस्तान में लोग आम डॉक्टर या फिर कंपाउंडर वगैरह से सर्कमसिजन करवाते हैं और उसमें भी बहुत सारे पेचीदा मसाइल हमारे सामने आते हैं। ना तजर्बाकार शख्स से खतने कराने के नुकसानात में ये भी शामिल है, अक्सर औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी ठीक से सफाई नहीं होती और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां बच्चों को लायक हो सकती। एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हम शुरू में कहते हैं कि खतने मत कराएं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जिल्द होती है उसकी बाज़ औक़ात हमें ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कुछ बच्चों को हाइपोस्पेडियस होता है, उसमें हम कहते हैं कि खतने मत करवाएं, क्योंकि बाद में बच्चे को ऑपरेशन की जरूरत होती है जिसमें उस जिल्द की जरूरत पड़ सकती है। एक और इसकी एग्जांपल है वेब्ड पीनिस। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे के खतने किए और उसके बाद उज़्व तनासुल गायब हो गया। इन केसेस में हम सर्कमसिजन डिले कर देते हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपसे ये गुजारिश है कि खतने हमेशा एक अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन से करवाएं, ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो और मुस्तकबिल में उसे किसी परेशानी का सामना ना करना। तो दुनिया में हम जो भी काम करते हैं हमेशा एक्सपीरियंस बंदे के पास जाते हैं। अगर हमने घर बनवाना हो तो एक्सपीरियंस बिल्डर के पास जाते हैं, और हमने अगर कपड़े सिलवाने हो तो हम एक्सपीरियंस टेलर के पास जाते हैं। इसी तरह हमेशा खतने भी उससे करवाएं जिसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट है, छोटा सा बच्चा लेके आया था 2 मंथ का सर्कमसिजन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमने रिंग वाले सर्कमसिजन नहीं करवाने। तो मुझे जब भी ऐसे कोई कहता है ना कि मैंने रिंग वाले सर्कमसिजन नहीं करवाने, तो मैं ज़रूर उसकी खोज लगाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा उनके जहन में क्यों है। तो मैंने पूछा, आपका क्या वजह है कि आप इतना उससे कह रहे हैं कि मैंने रिंग वाले नहीं? जी, हमने सुना है कि वो ठीक नहीं होते। अच्छा, सुनी सुनाई बात है, वो एक किसी ने कराए थे तो उनका मसला बन गया। तो मैं फिर ऐसी सिचुएशन में ना उनको समझाता हूँ, और मैंने सोचा इस बारे में मैं वीडियो भी बनाऊँ। बेसिकली सर्कमसिजन करने के जो तरीके हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जो एक तो पुराना तरीका बहुत सदियों से जो चला आ रहा था, जो नाई वगैरह करते हैं, क्या करते हैं कि बेसिकली जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको काट देते हैं और ऊपर पट्टी कर देते हैं। तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। उसके फ़ायदे ये हैं कि काम ज़रा जल्दी से हो जाता है। एक कट लगाते हैं और
बस जल्दी जल्दी पट्टी कर देते हैं। ये काम पूरी दुनिया में किसी भी पीडियाट्रिक सर्जन को पसंद नहीं है। ये जल्दी का काम है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं, कॉम्प्लिकेशन का रेट ज़्यादा है। बहुत से हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं इस तरह। जल्दी में लोगों ने नर्व्स भी काटे हैं, ठीक है, जो पट्टी कई दफ़ा ज़्यादा टाइट हो गई, कई दफ़ा ब्लीडिंग हो गई। तो ये बहुत सारी हमने कॉम्प्लिकेशन देखे हैं। और दूसरा ये कि जब काट के बस पट्टी कर देते हैं तो इसमें हमारे कंट्रोल में नहीं है कि जल्द किधर जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी। तो ये कभी भी पूरी दुनिया में किसी सर्जन को ये काम पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो सर्जन बेसिकली क्या करते हैं, जो स्किन काटते हैं उसके बाद वो चाहते हैं कि उनके कंट्रोल में हो हर चीज़, तो वो स्टिच लगाते हैं। कोई लोग ज़्यादा स्टिच लगाते हैं, कुछ कम स्टिच लगाते हैं। बेसिकली मकसद उसका ये होता है कि एक तो ब्लीडिंग कंट्रोल में रहेगी, जहाँ आपने जिल्द जोड़नी है वहीं पे जुड़ेगी, इन्फेक्शन का चांस भी कम होगा। लेकिन इसमें फिर क्या होता है, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। लेकिन वर्ल्ड ओवर सर्जन्स टाइम लगाने के, प्यार से, आराम से, तहम्मुल से करने का दर्ज देते हैं कि आराम से करें, स्टिच लगा के, ठीक है, ताकि हर चीज़ आप देख लें, ब्लीडिंग ना हो, हर चीज़ कंट्रोल में रहे। जो पट्टी करते हैं वो भी इसमें ना समझें कि बस वो अजबी सी पट्टी थोड़ी सी करते हैं और वो एक दिन बाद या उसी दिन भी अगर उतर जाए और ब्लीडिंग कंट्रोल में है तो कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास पट्टी की, पॉलीफिक्स लगा लें, काम चल जाता है। पहला तरीका है जो नाई जिस तरह करते हैं, कंपाउंडर्स कुछ करते हैं, उसमें तो पट्टी लाजमी है, वो पट्टी से ब्लीडिंग को रोका जा रहा है। पट्टी हिल गई, पट्टी यूरिन लगने से उतर गई या कुछ, तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। लेकिन जो सर्जन्स फिर करते हैं पट्टी, वो तो हल्की सी है, वो उतर भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं है। फिर उसके बाद 20-30 ईयर्स से डिवाइस सर्कमसिजन बड़ी कॉमन हो गई है। डिवाइस सर्कमसिजन का प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ। तो उसका प्रिंसिपल ये है कि जो एक्सेस स्किन आपने काटनी है, ठीक है, तो एक कोई डिवाइस हो जो अंदर स्किन की चली जाए और बाहर से या तो जोर से दबा के रखा जाए या धागा लगा दिया जाए। तो बेसिकली ये डिवाइस सर्कमसिजन का असूल है। तो इसमें पूरी दुनिया में बहुत सी, जैसे मैंने दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि एक मोजन क्लैंप होते हैं, गोमको क्लैंप होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ZSR सर्कमसिजन एडल्ट्स में आजकल काफ़ी देखी जा रही है, ठीक है। बच्चों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्लास्टिबल चल रही है और आजकल उससे अगला सरकमप्लास्ट भी शुरू हो गया। वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिबल बेहतर है या सरकमप्लास्ट, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के। तो प्लास्टिबल में एक रिंग सी होती है जो स्किन के अंदर डाल दी जाती है और ऊपर धागा लगाते हैं। कोई खास ब्लीडिंग नहीं होती, टाइम भी कम लगता है और वो खुद ही कुछ दिनों बाद रिंग उतर जाती है। कंट्रोल में होती हैं चीज़ें, जहाँ हम स्किन को जोड़ना चाहते हैं, जितना स्किन काटना चाहते हैं एग्जैक्ट, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में। कॉम्प्लिकेशंस तो किसी भी चीज़ में हो सकती हैं। जो लोग आगे कहते हैं ना कि हमारे रिंग सर्कमसिजन है, किसी ने कराए तो कॉम्प्लिकेशन होगी, तो उनसे हम पूछते हैं कि हमारे पास तो पेशेंट्स आते हैं जो रिंग के बगैर जो खतने करवा के भी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। अगर आपने एक दो कोई कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं या सुनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी प्रोसीजर्स की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती। कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करते हैं सर्जन के एक्सपर्टीज़ पे, कि अगर अच्छा सर्जन होगा तो वो स्टिच वाले भी अच्छे कर सकता है और अगर बुरा सर्जन होगा वो प्लास्टिबल वाले भी बुरे कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है सर्जन पे। अब मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर छोटे बच्चे हैं उनमें तो प्लास्टिक बेल या सर्कमप्लास्ट जो है बिल्कुल अच्छा एक तरीका है। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज आप कर सकते हैं गुड प्रैक्टिस के साथ। हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिबल सर्कमसिजन करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, प्लास्टिबल सर्कमसिजन आम डॉक्टर भी कर रहे हैं, जनरल सर्जन भी कर रहे हैं, इवन पीडियाट्रिशियन भी कर रहे हैं। तो पीडियाट्रिक सर्जन में और उनमें फ़र्क होता है कि हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस भी देखी हुई हैं और उनको मैनेज करना भी आता है। बाकी लोगों का इतना एक्सपर्टीज़ नहीं होता, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो वो उनको मैनेज करना मुश्किल हो रही होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने देखी है प्लास्टिबल सर्कमसिजन में, उसमें ये है कि जो आपने रिंग का साइज़ है ना वो बड़ा एडिक्वेट होना चाहिए। अगर रिंग का साइज़ बड़ा होगा तो वो पीछे स्लिप हो जाएगा और स्वेलिंग करेगा और वहाँ फंस जाएगा। अगर रिंग का साइज़ छोटा होगा तो वो जो हेड होता है जिसको हम ग्लैंस कहते हैं उसके अंदर घुस जाएगा, क्योंकि स्वेलिंग होगी तो
रिंग तो स्वेलिंग के साथ बड़ा नहीं होगा ना, रिंग तो उतना ही है, तो वो फिर उसके अंदर घुसता जाएगा, वो मसला हो सकता है। यानी रिंग का साइज एडिक्वेट होना चाहिए। फिर दूसरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है प्लास्टिक बेल के साथ कि जो अक्सर लोग मेजरमेंट करके बेल नहीं लगाते कि कितनी स्किन काटनी है, तो वो बेल जहाँ पे बस फंस जाए वहाँ पे धागा लगा देते हैं। उसकी वजह से कभी ज़्यादा स्किन कट जाती है, कभी कम कट जाती है। कुछ बच्चों में ख़ास तौर पे जिनका सुप्राप्यूबिक फैट ज़्यादा होता है, उनमें बड़े ध्यान से स्किन देख के निशान लगा के काटनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ज़्यादा काट दी जाती है और बाद में बच्चे के लिए मसला होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस किसी भी प्रोसीजर में हो सकती हैं। सर्जन के एक्सपर्टीज़ अगर है तो चांसेस कम हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाएगा। सर्कमसिजन के बारे में लोगों के जहनों में क्या मुख्तलिफ मिथ्स हैं। तो सबसे पहली मिथ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अक्सर हमें पेरेंट्स आगे कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत छोटा है, तो इसके खतने हो सकते हैं, यानी हमने नहीं करवाने। तो उसका हमारा ये जवाब सिंपल है। सर्कमसिजन की बेस्ट एज है वो है 7वें दिन, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7वें दिन अकीका करें, 7वें दिन बाल उतरवाएँ और 7वें दिन खतने भी करें। तो हम कहते हैं बच्चा अगर 7 दिन का हो गया उसके बाद जितनी जल्दी हो सके करवा लें, बेहतर तो ये 7वें दिन करवा लें। और अगर वज़न के हिसाब से देखा जाए तो इवन हमने जब बड़े बड़े ऑपरेशन करने हैं, दिल की सर्जरी करनी है, कोई बच्चे की खुराक की नाली नहीं बनी उसकी सर्जरी करनी है, तो 2 किलो से ऊपर बच्चा हो तो वो सर्जरी के रिज़ल्ट अच्छे होते हैं। मतलब ये है कि अगर 2 किलो से ऊपर हो तो ये बड़े ऑपरेशन भी हो सकते हैं, तो खतने तो इतने कोई बड़े मसला नहीं है, इतना कोई बड़ा ऑपरेशन थोड़ी है। 2 kg से ऊपर वेट हो तो खतने हो सकते हैं। दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं कि अगर बच्चे को पीलिया है तो खतने नहीं हो सकते। देखिए, अगर पीलिया बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा से मुराद ये है कि उसके लिए आपको टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या नर्सरी में दाखिल किया हुआ है, नीली शुआओं में रखा हुआ है, फोटोथेरेपी चल रही है, IV इंजेक्शंस चल रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ डॉक्टर ने कहा हुआ है कि सुबह शाम सूरज की शुआएं दें, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा पीलिया नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आंखें पीली हैं, हाथ पाँव पीले हैं, तो फिर डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा करना ज़रूरी है। यानी जो नॉर्मल 99% बच्चों में जिस तरह पीलिया होता है उसमें ख़तने करने में कोई ममानियत नहीं है, जिसमें उन्होंने जस्ट विटामिन D, A इस तरह ड्रॉप्स दिए होते हैं और कहा होता है कि आप बच्चे को सूरज की शुआओं में रखें, उसमें ख़तने करने में कोई मसला नहीं है। और एक ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं मौसम ख़राब है तो इसमें क्या खतने हो सकते हैं। मौसम के बारे में लोगों की मिसकंसेप्शन है कि अगर गर्मी है तो पट्टी गीली हो जाएगी, ज़ख़म गीला हो जाएगा पसीने से और ख़राब हो जाएगा, सर्दी है तो बच्चे को ठंड लग जाएगी, बारिश है तो ज़ख़म ख़राब हो जाएगा। तो ये मिसकंसेप्शंस जो है ना, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप देखें तो इन्हीं दिनों में दिल के ऑपरेशन तो हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन सब हो रहे हैं, और ये खतने को लेके हम डर रहे हैं, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। और दूसरा इसमें ये देखा जाए कि लोग समझते हैं पट्टी की वजह से ख़राब हो जाएगा, तो अगर आप रिंग सर्कमसिजन करते हैं तो उसमें पट्टी तो हम करते ही नहीं है, इसलिए यही वजह भी कोई इसमें अहमियत नहीं रखती। एक और मिथ ये है कि लोग समझते हैं कि सर्कमसिजन कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा पेन होगी बच्चे को, तो ऐसी बात नहीं है। आज के ज़माने में ये बात करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि होता क्या है, पहले बच्चे को नंबिंग जेल लगाई जाती है, फिर सुन करने वाला टीका लगाया जाता है। देखें ना, अगर आप आजकल वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, 3-3, 4-4 टीके एक टाइम पे लगते हैं। तो जिस तरह वैक्सीनेशन के टीके लगते हैं उस तरह इसमें भी टीका लगता है और उसके बाद सुन हो जाता है, बच्चे को दर्द नहीं होती। हाँ, बच्चा क्योंकि हमने टांगे पकड़नी होती हैं, हमने प्रोसीजर करना है, तो वो टांगे जब बच्चा मारता है तो फिर हम नहीं कर सकते। टांगे पकड़ने की वजह से कुछ बच्चे रो सकते हैं। ज़्यादा छोटे बच्चे तो अक्सर हमने देखा वो सो ही जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रोते भी हैं। ये जहन में रखने के बच्चे को दर्द नहीं है, वो सिर्फ टांगे पकड़ने की वजह से थोड़ा परेशान होकर रो रहा होता है। नंबिंग जेल लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है, उसके बाद बिल्कुल सुन्न हो जाता है। एक बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि सर्कमसिजन के बाद बच्चे को नहला नहीं सकते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि जो जिस दिन सर्कमसिजन करवाएं हैं उस दिन आप थोड़ी एहतियात करें, उस दिन कोशिश करें ना नहलाएं, लेकिन अगले दिन से आप नहला सकते हैं। सफाई सुथराई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। लोग क्या करते हैं कि अब उनको हम समझाते भी हैं, फिर भी हफ्ते हफ्ते बाद आए कि
कहते हैं कि ये देखें बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है और इस तरह, और हमने एक हफ्ते से बच्चे को नहलाया भी नहीं है फिर भी इन्फेक्शन हो गए, तो वो ना नहलाने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। जरासीम की वजह से इन्फेक्शन होता है, तो बच्चे को आप टाइमली नहलाते रहें, हर रोज़ नहीं तो कम से कम हर दूसरे दिन ज़रूर बच्चे को नहला दिया करें। और हम तो ये भी कहते हैं अगर पहले दिन भी गंदगी लग जाती है, अगर पॉटी लग जाती है ज़ख़म वाली जगह पे, तो उसको आप साबुन से अच्छी तरह साफ़ करके धो के ऊपर पॉलीफेक्स लगाएं। एक और मिथ ये है, और मुझे यूट्यूब पे भी किसी ने कमेंट किया, पूछा कि क्या सर्कमसिजन के बाद हम पैम्पर पहना सकते हैं, डायपर पहना सकते हैं। रिंग वाले सर्कमसिजन का फ़ायदा ये है कि आप उसके बाद आराम से डायपर जिस तरह पहले पहनाते हैं पहना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। रिंग वाले जो खतने उसमें पट्टी नहीं होती, इसलिए ये डर नहीं होता कि बच्चे की पट्टी गीली हो जाएगी या गंदी हो जाएगी। पैम्पर पहनाने में कोई ममानियत नहीं है, आप पैम्पर आराम से बना सकते हैं। हाँ, अगर उसके रवायती अंदाज में खतने हुए हैं जिसमें पट्टी की जाती है, उसमें पैम्पर पहनाने से मना किया जाता है। वो इसलिए कि पैम्पर पहनाने से पट्टी गंदी होती है और बच्चे को ज़रा थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो उसमें भी अगर आप ये देखें कि पेशेंट्स पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, अगर उनको समझाया जाए कि अगर आपको लगे पट्टी गंदी हो रही है तो पट्टी तब्दील करनी है, ख़ुद तब्दील कर लें या डॉक्टर के पास लें, वो चेंज कर दे, तो उसमें भी पैम्पर पहनाने की गुंजाइश बन सकती है। सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन जो कि बुरे नताइज का ज़रिया बन रही है, और वो ये है कि हमारे जहन में है कि ख़तने कोई मामूली सी बात है, किसी से भी करवा लो, नाई से करवा लो, कंपाउंडर से करवा लो, फ़लाने अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में होता है, फ़लाना हमारे मोहल्ले का बंदा उससे करवा लो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि अच्छा डॉक्टर हो या प्रॉपर बच्चों के सर्जिकल स्पेशलिस्ट से कराई जाए। तो इस मिसकंसेप्शन की वजह से ये होता है कि हमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। हम डेली के हिसाब से देखते हैं कि हमें पेशेंट्स आए करते हैं, हमने खतने करवाए, बच्चे की जिल्द है वो लगता है ज़्यादा कट गई है, इन्फेक्शन हो गया है। एक दफ़ा तो हमारे पास एक पेशेंट आया, उसने जब पट्टी उतारी तो अंदर कीड़े पड़े हुए थे। क्यों, उन्होंने समझाया नहीं और उसने 7 दिन पट्टी उतारी नहीं बच्चे की, उसके बाद कीड़े पड़े हुए थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इनएक्सपीरियंस्ड जो लोग होंगे उनसे अगर आप कोई प्रोसीजर करवाएंगे तो वो हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो बेहतर यही है जो जिस काम में माहिर हो उससे काम कराया जाए। तो बच्चों के सर्जिकल स्पेशलिस्ट हज़ारों सर्कमसिजन कर चुके होते हैं, तो उनका इस चीज़ में एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होता है, तो बेहतर यही होता है उनसे करवाएं। ये कोई छोटा प्रोसीजर नहीं है, अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो बहुत से ख़राब नताइज निकलते हैं और आगे जाके बंदे की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। कॉमन प्रोसीजर तो है, लेकिन इसको ईजी लेके ये समझना कि ये किसी से भी करवा लो, जल्दी काटनी है, इसमें क्या इशू है, तो ये गलत स्ट्रेटजी है, गलत थिंकिंग है। इससे परहेज़ करें और हमेशा एक मुस्तनद डॉक्टर से, मुस्तनद सर्जन से, बच्चों के सर्जिकल स्पेशलिस्ट से खतने करवाएं। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं खतने करवाने से ताकत आती है, तो खतनों को ताकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नफ्स के बाहर एक्स्ट्रा जल्द है उसको काट देते हैं, बस इसमें ताकत का और भूख का और बाकी किस चीज़ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो उसके पीछे अगर कोई बीमारी है उसका इलाज करवाएं, ये नहीं समझेंगे खतने कराने से सब मसले हल हो जाएंगे। और पाकिस्तान में मैंने देखा एक और मिसकंसेप्शन ये है कि खतने फ़र्ज़ हैं, खतने होंगे तो मुसलमान होगा बंदा। नहीं, ये बात गलत है। इस्लाम में खतने फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है, सुन्नत का दर्जा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि खतने करवाने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं फरमाया कि जिसके खतने नहीं इस्लाम से फारिग है या कोई कबीरा गुनाह कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि बच्चे को अगर कैंसर है, बच्चे को अगर कोई और बड़ा मसला, दिल का मसला जिसके कोई ऑपरेशन होने हैं, बच्चे को खून का मसला है जिसमें अगर ऑपरेशन हो तो ब्लीडिंग ना रुकने का अंदेशा होता है, तो इस तरह की बहुत से बीमारियां हमने देखी हैं। उसमें भी माँ बाप हमसे इसरार करते हैं कि इसके खतने कर दें। उसमें हम समझाते हैं कि देखें ये एक सुन्नत है, ये फ़र्ज़ नहीं है, इसके बगैर भी बंदा अच्छा मुसलमान हो सकता है, अच्छा मुसलमान बन सकता है। अगर सर्कमसिजन ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि माँ बाप के इसरार पे हमें ऐसे प्रोसीजर करने पड़ जाते हैं, जिसमें अगर देखें हीमोफीलिया है, उसमें फिर हम सफ़ेद खून लगाना पड़ता है, फैक्टर लगाने पड़ते हैं और उसके साथ फिर करना पड़ता है, फिर भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो बात समझने की है कि खतने कराना फ़र्ज़ नहीं है, खतने कराना सुन्नत है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि खतने कराने से मैरिड लाइफ में भी कोई फ़र्क पड़ता है। कुछ समझते हैं अच्छा फ़र्क पड़ता है, कुछ समझते हैं नेगेटिव असर पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं, इसका मैरिड लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
सर्कमसियन के मेडिकल फ़ायदे तो हैं, लेकिन मेडिकल फ़ायदे इतने नहीं है कि हम सिर्फ मेडिकल फ़ायदों की बेस पे हम किसी को कन्विंस कर सकें कि ख़त्ने करवाने चाहिए। जो मेन वजह हम ख़त्ने करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं कि हमारी रिलीजियस रीज़न है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ख़त्ने करवाया करें, इसलिए हम ख़त्ने करवाते हैं। मुझे कमेंट्स में किसी ने पूछा कि मेरा बच्चा प्री मैच्योर है, क्या उसके सर्कमसियन हो सकते हैं? तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्री मैच्योर बेबी किसको कहते हैं। जो बच्चा 37 हफ्ते यानी 37 वीक से पहले पैदा हो उसको प्री मैच्योर कहते हैं। अक्सर जो प्री मैच्योर बच्चा होता है वो कमज़ोर होता है, उसको बीमारियां होती हैं जिसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। अगर ज़्यादा प्री मैच्योर हो तो वो नर्सरी में दाखिल भी होता है। तो उसके बारे में हम ये कहते हैं कि जब बच्चे की करेक्टेड जेस्टेशनल एज ठीक हो जाए, करेक्टेड जेस्टेशनल एज, ये मैं अभी आपको 1 मिनट में बताता हूँ, ठीक हो जाए और बच्चा कम से कम 2 किलो से या और भी बेहतर है अगर 2.5 किलो से ऊपर हो तो तब ख़त्ने करने चाहिए। अब करेक्टेड जेस्टेशनल एज क्या है? 9 महीने की जेस्टेशनल एज होती है ना, प्रेगनेंसी की जो एज, प्रेगनेंसी नॉर्मल 9 महीने की होती है। अगर बच्चा 7 महीने के बाद पैदा हो जाए तो पैदा होने के बाद 2 महीने के बाद उसकी जेस्टेशनल एज पूरी होगी, यानी वो 9 महीने का पूरा जो उसका प्रेगनेंसी का टाइम है वो कहते हैं उसको कि वो जब 2 महीने पैदा होने के बाद, बेशक 2 महीने जब गुजर जाएं तब उसे कहते हैं ये करेक्टेड जेस्टेशनल एज इसकी 9 मंथ्स हो गई है या 40 वीक्स हो गई है। तो प्री मैच्योर बेबी में ख़त्ने तब करवाने हैं, नंबर 1, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना चल रहा हो, उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो। अक्सर प्री मैच्योर बेबीज़ को ब्लीडिंग का मसला हो रहा होता है, उनको ब्लीडिंग का मसला ना हो। अक्सर बच्चे अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। टेम्परेचर अपना जब कंट्रोल करने लग जाएं, जब उनका वेट 2 kg या 2.5 kg से ऊपर हो जाए तब ख़त्ने किए जाएंगे। ठीक है, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, बच्चे की करेक्टेड जेस्टेशनल एज ठीक होनी चाहिए और ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए और उसको अपना टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करने की उसमें ताकत आ जानी चाहिए। बच्चा नर्सरी में दाखिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा घर आ गया, फीड सही कर रहा है, अपना उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है और उसका वेट ठीक है, अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो ख़त्ने करने में कोई मसला नहीं है। आपके बच्चे की प्लास्टिबल सर्कमसियन हो चुकी है, उसके बाद घर जाके बच्चे की केयर कैसे करनी है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, आई एम पीडियाट्रिक सर्जन। तो सर्कमसियन के फर्स्ट 24 आवर्स आपने बहुत विजिलेंट रहना है। आपने ये चेक करते रहना है कि कहीं खुदा न खास्ता ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर आपको लगे कि ब्लीडिंग हो रही है तो कोई भी कपड़ा लेके या कॉटन लेके उस जगह को, जख्म को प्रेस कर लेंगे। 5 to 10 मिनट्स तक आपने प्रेस करके रखना है। अगर उसके बावजूद ब्लीडिंग ना रुके तो आपने फौरन बच्चे को इमरजेंसी में लेके जाना है। सर्कमसियन के फौरन बाद से बच्चे को पैनाडोल ड्रॉप स्टार्ट कर देने हैं। बच्चे की एज और वेट के हिसाब से डॉक्टर आपको डोजेज बता देंगे। नॉर्मली छोटे बच्चे के लिए हाफ ड्रॉपर सुबह दोपहर शाम हम एडवाइस करते हैं। जो जख्म वाली जगह है उसको मॉइस्ट रखना है और क्लीन रखना है। प्लास्टिबल सर्कमसियन का ये फायदा है कि सर्कमसियन के बाद आप पैम्पर भी पहना सकते हैं, लेकिन पैम्पर का एक नुकसान ये है कि जगह पे गंदगी आ सकती है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जगह को बार बार साफ करते रहना है। साफ कैसे करना है? कॉटन बॉइल्ड वाटर में सोक करके उसके ऊपर अच्छी तरह कोई भी गंदगी लगी हो उसको साफ कर देंगे। आपने जख्म को मॉइस्ट रखना है। अगर जख्म ड्राई होगा तो पैम्पर के साथ जुड़ेगा और बच्चे को तकलीफ होगी। मॉइस्ट रखने के लिए जब भी बच्चे का पैम्पर चेंज करना हो तो ऊपर वैसलीन लगा लें, कोई भी ऑयल का एक कतरा उस पर डाल दें। खतने करवाने के 24 से 48 घंटे के बाद बच्चे को नीम गर्म पानी में सुबह शाम 10-10 मिनट के लिए बिठाना है। आपने करना ये है कि एक छोटा सा टब ले लेंगे, उसमें आप नीम गर्म पानी लेंगे और 2 कतरे डेटॉल के उसमें डालेंगे और बच्चे को सुबह शाम 5 से 10 मिनट के लिए उसमें बिठाएंगे ताकि जगह साफ रहे और हीलिंग जल्दी हो। प्लास्टिक की रिंग अमूमन 5 से 7 दिन बाद खुद ही उतर जाती है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्लास्टिक की रिंग है वो एकदम से नहीं उतरती, वो एक साइड से उतरना शुरू होती है, थोड़ा थोड़ा करके उतरती है। आखिर में वो जिल्द के एक बारीक से टुकड़े के साथ जुड़ी होती है। आपने हरगिज उसको पुल नहीं करना, हरगिज उसको खींचना नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा न खास्ता ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। अगर प्लास्टिक रिंग 2 हफ्ते तक ना उतरे तो अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करें। अच्छा, मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख कर ना मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं और मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भी आती हैं। इवन आप इमेजिन करें कि मुझे शुरू में क्या हुआ कि मैं पिंडी में हूँ, पिंडी बेस्ड हूँ, ठीक है, तो मुझे चकवाल से मैसेज आ रहे हैं,
फिर लाहौर से मैसेज आ रहे हैं, कराची से मैसेज आ रहे हैं। फिर ज़ाहिर है यूट्यूब माशाल्लाह जो है वो एक ग्लोबल चीज़ है, तो मुझे इंडिया से मैसेज आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन हो गया, अब क्या करें, गाइडेंस लोग मांग रहे हैं। आप बेशक मेरी वीडियोस पे जाके कमेंट्स देख सकते हैं। इवन मुझे अफ्रीका से मैसेज आए हैं, सरकमसियन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो मुझे मैसेज आए हैं और लोगों ने काफ़ी दुआएं दी हैं। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि लोगों की हेल्प हो सके। तो इस जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिक बेल सरकमसियन के बाद कॉमन सवालात क्या हैं, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस या मसाइल क्या हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जहन में रखना है कि अगर बच्चा रिलैक्स है, यूरिन पास कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं थोड़ी सी स्वेलिंग की वजह से। स्वेलिंग तो होगी, जब भी सर्जरी होगी, छोटी हो बड़ी हो, उसके बाद स्वेलिंग होगी, कुछ दिन रहेगी, ठीक हो जाएगी। इसलिए जब भी हम करते हैं सरकमसियन, हम पहले से ही बताते हैं कि आपने परेशान नहीं होना, स्वेलिंग होगी और पीला पीला निशान होगा। लोग, ये बहुत कॉमन है, लोग मुझे तस्वीर भेजते हैं कि ये इन्फेक्शन हो गया है, पस आ रही है। हालांकि सरकमसियन के बाद ख़ास तौर पे आगे की तरफ येलो कलर का स्लफ आना, और ये कॉमन है, तो उसको हरगिज़ आपने पस नहीं समझना। इसलिए लोग क्या करते हैं, फिर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लेना शुरू हो जाते हैं। इस तरह कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। स्वेलिंग और येलो जो स्लफ है वो कॉमन है, इज नॉर्मल, ये होगा, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद लोगों का मैसेज आता है कि जी 10 दिन गुजर गए, 14 दिन गुजर गए, रिंग नहीं उतर रही। तो उसके बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा छोटा है ना और 2 हफ्ते गुजर गए हैं और रिंग नहीं उतर रही, तो ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाएं। या अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और कोई और वजह समझ नहीं आ रही, तो चेक करवाएं। जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या रिंग पीछे स्लिप हो गई है, या रिंग ग्लैंड्स के अंदर, जो हेड के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, कि खुदा ना खास्ता अगर छोटी रिंग लगा दी गई है, तो ये चीज़ जो है ना नहीं होनी चाहिए। इसको फ़ौरन रिंग उतारनी पड़ती है, एडजस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि रिंग का साइज़ एडिक्वेट होना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए। जब रिंग उतरना शुरू होती है तो वो ज़ाहिर है एकदम तो सारी नहीं उतरती, वो एक साइड से थोड़ी सी उतरना शुरू होती है और फिर सर्कमफेरेंशियली थोड़ी थोड़ी करके उतर जाती है। एंड में थोड़ा सा एक धागे से अटकी होती है, तो उसमें लोग बड़ा परेशान होते हैं कि रिंग लटक रही है, उतर नहीं रही, ये है वो है। तो उस केस में मैं पेरेंट्स कहता हूँ आके चेक करवा लें, लेकिन फिर मैं उनको दिखाता हूँ कि ये देखें, इसको मैं टच करूँ, बच्चे को इसकी वजह से पेन होने का चांस कम है। हाँ, पैम्पर लगे थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, लेकिन कभी भी उस रिंग को खींचना नहीं है जो हाफ उतरी हुई है या थोड़ी सी लगी हुई रह गई है। उसको खींचेंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ घंटों में या दिन में आहिस्ता आहिस्ता करके उतर जाती है। एक ये बहुत ज़्यादा कॉमन लोग है। फिर ये होता है कि सरकमसियन होने के कुछ दिन बाद, स्वेलिंग उतरने के बाद, लोग अक्सर कहते हैं कि ये लगता है कि सरकमसियन ठीक नहीं हो, स्किन ऊपर आ रही है, ठीक है। उसमें एक ये चांस हो सकता है कि एडिक्वेट सरकमसियन नहीं हुई, स्किन कम काटी गई है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि क्या है कि जो बच्चे ख़ास तौर पे हेल्दी हैं, सुप्राप्यूबिक फैट होता है, तो वो स्किन ऊपर आई होती है, तो उनमें हम उनको गाइड करते हैं कि इसको दोबारा स्किन कम करने की, काटने की, स्किन काटने की ज़रूरत नहीं है। जब बड़ा होगा, सुप्राप्यूबिक फैट कम होगा, बच्चा भागे दौड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली स्किन पीछे आ जाएगी। इसमें अर्जेंसी नहीं करनी, क्योंकि फिर अर्जेंसी के चक्कर में लोग ज़्यादा स्किन काट देते हैं, बाद में बच्चे के लिए तकलीफ होती है। और सफाई का ध्यान नहीं रखते लोग, पैम्पर गंदा हो जाता है, कई दफ़ा पॉटी लग जाती है,
तो वो इस डर से कि ज़ख़म है इसको कैसे धोएं, तो हम हमेशा गाइड करते हैं आप बेशक ज़ख़म को ज़ख़म को साबुन से धोएं, ठीक है, शैम्पू से धोएं, धो के सुखा के ऊपर पॉलीफेक्स लगा दें, ठीक है। पॉलीफेक्स इसलिए हम बताते हैं लगाने के लिए कि वो ज़ख़म ड्राई होकर ना पैम्पर से जुड़ जाता है, जब भी पैम्पर चेंज करें बच्चे को तकलीफ़ होती है, थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। तो अगर थोड़ी सी जेल लगी होगी तो ड्राइनेस नहीं होगी, पैम्पर से जुड़ेगी नहीं। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं यूट्यूब पे कि हमने बच्चे के प्लास्टेबल सर्कमसिजन करवाए, अब रिंग उतर गई है लेकिन बस एक साइड से थोड़ी सी अटकी हुई है, तो अब क्या करें। तो इसके बारे में देखें, हम शुरू से ये कहते हैं कि जो प्लास्टेबल रिंग होती है वो अक्सर एकदम पूरी नहीं उतरती, एक साइड से उतरना शुरू होती है, फिर एंड में कभी कभार स्किन की एक झिल्ली के साथ अटैच रह जाती है। तो उसमें ज़हन में आता है कि इसको हम खींच लें, तो आपने कभी भी खींचना नहीं है, वरना तो पेन होगी और ब्लीडिंग होगी। उसको खुद से उतरने दे, खुद ही 1-2 दिन में उतर जाएगी। अगर ना उतरे तो डॉक्टर को चेक करवाएं। कई माँ बाप समझते हैं कि जो रिंग अटकी हुई है उसकी वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा पेन है, लेकिन उसकी वजह से पेन नहीं होती। पूरी रिंग लगी रही है, रिंग उतर गई है, पर थोड़ी सी अटैच रह गई है, तो वो काम भी नेचुरली होने दे, खुद से वो उतर जाएगी। ना उतरे, ब्लीडिंग हो, सूजन ज्यादा हो, बच्चा तकलीफ में हो, बहुत ज्यादा रो रहा हो, तो फिर डॉक्टर को जरूर चेक करवाएं। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि हमने बच्चे के प्लास्टेबल सर्कमसिजन करवाई है, रिंग पीछे स्लिप होके फंस गई है, तो उसमें क्या करें। देखिए, अगर रिंग पीछे स्लिप होके फंस गई है और बच्चे को तकलीफ है, तो ये इज़ अ सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी इसलिए क्योंकि अगर वो रिंग टाइट होगी, सूजन होगी, तो वो आगे खून की सप्लाई रोक सकती है। तो जब भी आपको ये खदशा हो कि रिंग फंस गई है, काफ़ी दिन हो गया नहीं निकल रही, सूजन बढ़ रही है, तो आपने अपने सर्जन को, अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। हमने बहुत दफ़ा देखा है, हमारे पास आते हैं सर्कमसिजन कहीं से करवा के और रिंग फंसी होती है, तो फिर उसको काट के उतारना पड़ता है। फिर पेरेंट्स पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो देखें ये कॉम्प्लिकेशन किसी के साथ भी हो सकती है। अगर रिंग का साइज़ एडिक्वेट ना हो तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एडिक्वेट का मतलब ये है कि जितना बच्चे के पीनस का साइज़ है उस हिसाब से रिंग होनी चाहिए। अगर बड़ी लगाएंगे तो वो पीछे जाके स्लिप हो जाएगी, अगर छोटी होगी तो वो ऊपर ही अंदर धंस जाएगी। तो रिंग का साइज़ जो है ना वो ठीक होना चाहिए। तो अगर रिंग पीछे स्लिप होके फंस गई है तो फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आपके बच्चे के सर्कमसिजन हुए और उसके बाद इन्फेक्शन हो गया तो उसमें क्या करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, आई एम पीडियाट्रिक सर्जन। देखिए, सर्कमसिजन के बाद अक्सर सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, हल्की सी रेडनेस होती है, पीला पीला निशान सा आ सकता है। तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये इन्फेक्शन है, तो ये तो इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है। जब भी सर्जरी होगी, येलो कलर का स्लफ होगा, स्वेलिंग होगी, थोड़ी सी रेडनेस होगी, ये नॉर्मल है। हाँ, अगर रेडनेस फैल रही हो, ज़ख़म से बदबू आ रही हो, या पीप आ रही हो, फ्रैंक पस आ रही हो, तो उस सूरत में उसको इन्फेक्शन हो चुका है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत है। तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक्स ठीक रहती हैं। देखें, फर्स्ट जनरेशन फेलोस्पोरिन्स हैं, जैसे सेफाक्लोर, एसिक्लोर के नाम से आता है, वो एंटीबायोटिक अच्छी है। कोमोक्सिक्लेव जो कैलामॉक्स ऑगमेंटिन के नाम से आता है, वो भी अच्छा है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो, इन दवाइयों से ना ठीक हो रहा हो, तो हम फिर लेनेज़ोलेट या नेस्किल भी देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स दें, और कई दफ़ा इवन आईवी एंटीबायोटिक्स भी लगानी पड़ सकती हैं अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा हो। सर्कमसिजन के बाद ज़ख़म का ख्याल रखें, रैश से बचें। अगर डायपर रैश हो उसका प्रॉपर इलाज करें। अगर बच्चे को यूरिन करने में तकलीफ़ हो तो डॉक्टर को बताएं। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फ़ौरन उसका इलाज करें। और सर्कमसिजन कराने के बाद एक बहुत कॉमन सवाल है, मेरे ज़्यादातर वीडियो पे जो कमेंट्स हैं उसी के बारे में है। सर्कमसिजन होए हुए 10-15 दिन हो गए हैं और लग रहा है ये है कि जिल्द ज़्यादा कट गई है या जिल्द कम कट गई है, तो अब क्या करें। तो ज़्यादा कॉमन हमें ये सवाल आता है कि लगता है कि जिल्द पूरी तरह सही से कटी नहीं है और नफ्स के ऊपर आ रही है जिल्द, तो अब क्या करें। तो उसका जवाब ये है, अक्सर बच्चे होते हैं उनके ना पेट के नीचे चर्बी होती है, उस वजह से लगता है कि जिल्द ऊपर आ रही है। तो उन्हें समझाया जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा जिल्द है जान के छोड़ी गई है, ताकि जब बच्चा बड़ा हो, तो जब साइज़ भी बड़ा होगा और जब ये फ़ैट कम होगा तो वो जिल्द ने नीचे आना है, ताकि तब के लिए गुंजाइश रखी जाए। अगर अभी ज़्यादा काट देंगे तो बाद में ज़्यादा मसला होगा। तो 90% ऑफ द टाइम जो होता है ये नॉर्मल होता है, बड़े होकर ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, अगर आपको ये कोई भी मसला लगता है तो एक दफ़ा अपने सर्जन से ज़रूर डिस्कस कर लें।
अगर ना तजर्बाकार बंदे से खतने करवाए जाएं तो कई दफ़ा होता है कि वो मेजरमेंट नहीं करते और जिल्द ज़्यादा काट देते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम हमेशा कहते हैं तजर्बाकार सर्जन से खतने करवाएं, क्योंकि हम हमेशा मेजरमेंट करके खतने करते हैं ताकि जिल्द ना ज़्यादा कटे ना कम कटे। और एक और कॉमन सवाल हमसे पूछते हैं कि बच्चे की रिंग तो उतर गई है लेकिन एक पीला सा निशान है, क्या ये पीप है? तो उसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में बताया, मैं फिर बता देता हूँ कि एक पीला निशान होना ये पीप की निशानी नहीं है, इसे के बोलते हैं येलो स्लफ। तो ये अक्सर हो जाता है ख़ास तौर पे अगली वाली साइड पे। तो इसके बारे में मैं जो खतने करता हूँ, मैं तो पेशेंट्स को पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा होगा और रिंग उतरने के बाद सूजन भी होगी और सामने पीला निशान भी होगा। ये 2-3 दिन तक खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर चारों तरफ से पीला मवाद आ रहा है और बदबूदार है और रेडनेस है तो फिर वो इन्फेक्शन है, उसके लिए एंटीबायोटिक फिर लेनी पड़ेगी। प्लास्टिबल सर्कमसिजन के बाद रिकवरी प्रोसेस कैसा होता है, हीलिंग प्रोसेस कैसा होता है? प्लास्टिबल सर्कमसिजन होने के बाद जो शुरू के 24 से 48 घंटे होते हैं वो नहायत अहम होता है। उस दौरान बच्चे को थोड़ी सी दर्द हो सकती है, बच्चा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है। उसके लिए डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल बताया होता है, वो आपने टाइमली देते रहना है। पहले दिन थोड़ा सा बच्चा डिस्टर्ब होता है, उसके बाद बच्चा अपनी रूटीन में आ जाता है। अगर खुदा न खास्ता ब्लीडिंग हो तो उसको प्रेस करके रखें और डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर ब्लीडिंग नहीं है, बच्चा यूरिन ठीक पास कर रहा है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। हमसे लोग पूछते हैं कि स्वेलिंग होगी अब क्या करें, लेकिन स्वेलिंग नॉर्मल है, जब भी ऑपरेशन होगा वहाँ पे स्वेलिंग होगी। रिंग उतरने में 5 से 7 दिन लगेंगे। छोटे बच्चे में 5 से 7 दिन लग सकते हैं, बड़े बच्चे में 10 से 14 दिन लग सकते हैं। कि रिंग जो उतरेगी वो अक्सर एक साइड से उतरना शुरू होती है फिर पूरी उतरती है। एंड में एक झिल्ली के साथ वो स्किन के साथ अटकी होती है और हमारे जहन में आता है कि हम इसको खींच दें, तो आपने खींचना नहीं है वरना ब्लीडिंग होगी। आपने रिंग को खुद से उतरने देना है। रिंग उतरने के बाद हल्की सी ब्लीडिंग, थोड़ी स्वेलिंग होती है, सामने की तरफ थोड़ा सा पीला निशान होता है। ये सब चीज़ें जो कि नॉर्मल रिकवरी प्रोसेस है, नॉर्मल हीलिंग है। तो ऐसी क्या सूरतें हैं जिनमें आपने डॉक्टर को चेक करवाना है? अगर सूजन बहुत ज़्यादा हो, रेडनेस हो रही हो, पीप आने लग जाए, खून ना रुक रहा हो, अगर छोटे बच्चे का पेशाब रुक जाए, यूरिन पास करने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, और अगर रिंग टाइम से जल्दी उतर जाए, यानी अगर एक दो दिन में अगर रिंग उतर जाए। अक्सर रिंग इसलिए जल्दी उतर जाती है कि वो स्लिप हो जाती है, जो उसका काम है कि वो स्किन को अपने साथ लेके उतरे, ऐसा नहीं होता और वो जल्दी स्लिप होकर उतर जाती है और फिर ब्लीडिंग होती है। तो अगर रिंग जल्दी उतर जाए तब भी आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। आज हम बात करेंगे बच्चों में एक अहम मसले के जो सर्कमसिजन के बाद सामने आता है, उसे कहते हैं मिएटल स्टेनोसिस। तो बेसिकली मिएटल स्टेनोसिस क्या होता है? मिएटस उस जगह को कहते हैं जहाँ से बच्चा पेशाब करता है। अगर ये जगह तंग हो जाए तो इसे कहते हैं मिएटल स्टेनोसिस। मिएटल स्टेनोसिस पैदाइशी भी हो सकता है और सर्कमसिजन की वजह से भी हो सकता है। सर्कमसिजन एक सेफ प्रोसीजर है, लेकिन कुछ बच्चों में ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मिएटल स्टेनोसिस की डायग्नोसिस कैसे होगी? कैसे पता चलेगा बच्चे को मिएटल स्टेनोसिस है? तो उसकी कुछ अलामात होती हैं। बच्चे की जो पेशाब की धार है वो बहुत बारीक हो सकती है, बच्चे को पेशाब करने में तकलीफ़ हो सकती है, बच्चे को पेशाब करने में देर लग सकती है, क्योंकि तंगी की वजह से पेशाब की जो धार होती है वो बहुत बारीक होती है, इसलिए मसाना खाली करने में देर लग सकती है। अक्सर बच्चों में देखा गया कि पेशाब की धार सीधी नहीं होती, टेढ़ी होती है, कभी ऊपर होती है, कभी साइड की तरफ होती है। तो जब भी आपके बच्चे की पेशाब की धार साइड पे हो और बारीक हो तो ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाएं। कुछ बच्चों में बार बार इन्फेक्शन भी हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन में पेशाब करने में तकलीफ होती है और बुखार भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे को ये तकालीफ है तो उससे मिएटल स्टेनोसिस हो सकती है। मिएटल स्टेनोसिस को कंफर्म कैसे करते हैं? क्या इसका कोई टेस्ट है जिससे कंफर्म हो? देखिए, ज़्यादातर तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, यानी अगर इन तकालीफ के साथ बच्चा है और हम मुआयना करें, हमें मुआयने पे पता चल जाए कि उसकी पेशाब की जगह तंग है, तो ये कंफर्म हो जाता है, इसमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कई दफ़ा हमें शक हो कि ये मिएटल स्टेनोसिस हो सकता है या नहीं, तो इसमें एक टेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं यूरोफ्लोमेट्री। एक मशीन में पेशाब किया जाता है और उससे ग्राफ बनता है, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे का स्टेनोसिस है या नहीं। इसका इलाज क्या है? अगर तंगी बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम लुब्रिकेंट जेल लगा सकते हैं, डायलेटेशन कर सकते हैं। डायलेटेशन डायलेटर से या एनजी ट्यूब से भी कर सकते हैं।
लेकिन अक्सर देखा गया है कि मेटल स्टेनोसिस अगर ज़्यादा है इस प्रोसीजर से ठीक नहीं होती, उसके लिए फिर उसका इलाज होता है सर्जरी। तो इसमें जो सर्जरी की जाती है उसको कहते हैं मेटोप्लास्टी। तो मेटोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि वो जगह जो तंग हुई हुई है उसको कट लगा के खोलते हैं और स्टिचेस लगा देते हैं ताकि वो जगह दोबारा से बंद ना हो। ये एक डे केस प्रोसीजर है, यानी जिस दिन ये प्रोसीजर होता है, जिस दिन ये सर्जरी होती है उसी दिन बच्चा शाम को घर जा सकता है। ये सर्जरी ज़्यादातर जीए में करते हैं, लेकिन ये सुन करके लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। 7-8 दिनों में ये टांके खुद ही जज्ब हो जाते हैं, निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन वाली जगह पे थोड़ी सी सूजन होती है, वो भी कुछ दिन में ठीक हो जाती है। सर्कमसिजन के बाद मेटल स्टेनोसिस से कैसे बचा जाए? सर्कमसिजन के बाद ज़ख़म का ख्याल रखें, रैश से बचें। अगर डायपर रैश हो उसका प्रॉपर इलाज करें। अगर बच्चे को यूरिन करने में तकलीफ़ हो तो डॉक्टर को बताएं। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फ़ौरन उसका इलाज करें। तो ये तदाबीर ऐसी जिन्हें करके आप मेटल स्टेनोसिस से बच सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा सर्कमसिजन के बाद पेशाब करने में मुश्किल महसूस कर रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं, ये मेटल स्टेनोसिस हो सकता है। और अगर हो जाए तो इसकी छोटी सी सर्जरी है तो वो करवानी चाहिए। आपके ज़हन में अगर कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा कमेंट्स का जवाब खुद देता हूँ। और इवन आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर नीचे दिया हुआ है। कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक और वीडियो चेक करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।